हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेएफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी लेक्चरशिप एग्जाम हेल्ड ऑन 11 एंड 12 जून 2022। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम है बेसिकली पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में कॉमर्स लेक्चरर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लिया गया था। ओके, तो इसका जो सिलेबस था वो डिटो सेम था जो हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का होता है। तो हम कह सकते हैं ये एक मॉक टेस्ट का काम करेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देकर आए थे वो अपने आंसर्स को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसकी कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो जितने भी आंसर्स हैं वो अनऑफिशियल हैं। इसका मतलब कहीं हो सकता है कुछ जगह मैं भी गलत हूं, तो यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कमेंट कर आप बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन में आंसर करेक्ट आना चाहिए। ओके, हालांकि जहां तक है आंसर्स आपको करेक्ट ही मिलेंगे। ओके, बट फिर भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो चलिए चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है। स्टारबक्स कंपनी जो है वेलकम करती है ऑटम सीजन का विद इट्स पंपकिन स्पाइस लेटे सोल्ड ओनली इन द फॉल। द पंपकिन स्पाइस लेटे पुल्स इन एन एस्टिमेटेड $100 मिलियन रेवेन्यू एवरी ईयर। सो ये एग्जांपल किस चीज का है पूछ रखा है। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से ये जो एग्जांपल है हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन का है। ओके, क्योंकि वो ऑटम सीजन का, तो सीजन हमारे चेंज होते रहते हैं, तो बेसिकली ज्योग्राफिकल वाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा सी, ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी मैंने इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, और कॉमर्स में भी काफी बार, कॉमर्स में भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट होता है हमारा आइडिया जनरेशन। सबसे पहले हमारे पास आइडिया हम जनरेट करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, देन प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है और प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट में टेस्ट करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1243। अगेन केस स्टडी क्वेश्चन है। ऑनलाइन कंपनी सीईओ once said, "We want to make money when people use our devices, not when they buy our devices." What type of product strategy? तो ये स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स हमारी कैपेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसको सस्ते में सोल्ड किया जाता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी एसेसरीज है, एडिशनल एसेसरीज, उसको कॉस्टली सेल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है जब कस्टमर परचेस करेगा तब कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जब वो उसको यूज करेगा तब कंपनी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैपेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट है ए प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग क्लेम्स अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंपनी विदाउट फैक्चुअल सपोर्ट। तो बेसिकली प्रोडक्ट के सस्टेनेबिलिटी पर हम क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं दे रखा, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है जिसके बेस पर हम कह रहे हैं। तो ये हो जाता है क्या, ग्रीन वॉशिंग। इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रीन वॉशिंग। नेक्स्ट है विंडिक्टिव डैमेजेस आर ऑफन रेफर्ड टू एज। तो विंडिक्टिव डैमेजेस, तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के डैमेजेस होते हैं, ठीक है। तो विंडिक्टिव डैमेजेस को हम पुनिटिव डैमेजेस भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम है मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर इनकम टैक्स। तो ये भी फ्रेंड्स यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम में बहुत बार आस्क किया गया है। तो कौन सी एक्सेप्शन हो जाएगी, शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। तो जितने भी एनआरआई होते हैं उनका जो शिपिंग बिजनेस होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने वाला, तो वहां पर प्रीवियस ईयर की एग्जाम्पशन चलती रहती है। ओके, एडन रूल काफी बार आस्क किया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द एडन रूल 1953। तो एडन जो है बेसिकली पार्ट है यमन कंट्री का। सो इसमें जो है डबल टैक्सेशन रिलीफ हमें देखने को मिलता है। तो 7th का हो जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट है विच अमंग द फ्लोइंग मेंशन पॉइंट्स इज नॉट फॉल्स। तो इसमें से पूछ रखा है कौन से पॉइंट्स जो हमारे फॉल्स नहीं है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, फिर भी आप वेरीफाई कर लेना। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, इंटरनेशनल कंपनीज हैविंग लेविड टैक्स ऑन अर्निंग्स फ्रॉम इंडिया ऑपरेशन। तो ये पॉइंट हमको ट्रू लगा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन प्रमोशन मिक्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है प्रमोशन मिक्स का पार्ट है। तो प्रमोशन मिक्स में काफी सिंपल है फ्रेंड्स, जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग है, सेल प्रमोशन, ये सारे पार्ट होते हैं हमारे किसका, प्रमोशनल मिक्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट है इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस द पर्सन हु फर्स्ट सजेस्ट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज। जो सबसे पहले सजेस्ट करता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या बाय करता भी है, वो कौन होता है, तो वो इनिशिएटिव ले रहा है, तो ही इज नोन एज द इनिशिएटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनिशिएटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फ्लोइंग इज नोट इज ए प्रोमिसरी नोट। तो इसमें फ्रेंड्स काफी कंफ्यूजन रही है कि इसमें से कौन सा हमारा प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल होगा। देखिए,
पहली बात तो प्रोमिसरी नोट जो होता है वो अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है, तो जहां पर भी आपको कंडीशन देखने को मिल रही है उसको साइड कर दीजिए, और जहां पर कंडीशन नहीं मिल रही वही हमारा पार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है, हो सकता है इसका आंसर दूसरा भी हो। ठीक है, आप बताना कौन सा हो सकता है। ए है आई प्रोमिस टू पे सुरेश 5,000 7 days आफ्टर माई मैरिज विद इट्स पिंकी। बी है आई प्रोमिस टू पे सुरेश 5,000 एंड टू डिलीवर माई ब्लैक हॉर्स टू हिम ऑन 1st January। सी है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू इंडेप्टेड टू सुरेश इन 10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। आई प्रोमिस टू पे 5,000 ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर वाइस। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में हमें कंडीशन देखने को मिली है, लेकिन सी में हमें कंडीशन नहीं देखने को मिल रही है, तो हम समहाउ कह सकते हैं कि सी जो है इसका पार्ट है। हालांकि आप क्या समझ मानते हो प्लीज ये बताना, थोड़ी सी कंफ्यूजन इस पॉइंट पर है। चलिए नेक्स्ट है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस को हम कहां किस चीज के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो यूजीसी कॉमर्स में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, अगर आपने देख रखे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए हम कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर को हैक करने की पनिशमेंट जो है वो है 5 लाख पेनल्टी और 3 years इम्प्रिजमेंट और बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। ओके, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट्स एंड मोरल राइट्स। जबकि ट्रेड सीक्रेट्स और मोरल राइट्स जो है दोनों के दोनों पार्ट होते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट्स का है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है, when price is constant revenue earned from each additional unit is equal to average revenue। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारी कैसी हैं, ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है, when firms in an industry produce differentiated product। जब जो फर्म्स हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या होगा। तो बेसिकली उस टाइम पे जो डिमांड कर्व है वो फर्म्स की डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर उनको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं तो प्राइस को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जो डिमांड कर्व है वो कैसी रहेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हर कोई फर्म जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को रिड्यूस कर अपनी डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। फिर भी इसमें कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, देख लेना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, XYZ Limited use a high price and high promotional policy as a part of its business strategy। तो जब फर्म जो है हाई प्राइस कर रही है और हाई प्रमोशनल पॉलिसी यूज कर रही है, तो इसका मतलब जो है स्कीमिंग कौन सी होगी, हमारी रैपिड स्कीमिंग कहलाएगी। ठीक है, हाई प्राइस है और अगर इसी का अपोजिट हो जाता है लो प्राइस और लो प्रमोशन पॉलिसीज है, तो फिर ये स्लो स्कीमिंग का पार्ट बन जाएगी। चलिए इसके बाद है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग ब्लॉक। तो काफी इजी है, IMF कोई हमारा ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन द माइक्रो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स माइक्रो इन्वायरमेंट में अगेन एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी। माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट में अगर हम सेपरेट करें दोनों को, तो माइक्रो वो होते हैं जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के पास रहकर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, पब्लिक हो गया, ये हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप इसमें इसके ऑप्शंस देखोगे, प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, एमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, अगेन मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। पॉलिटिकल कंडीशंस मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल कंडीशंस एंड कल्चर, तो कल्चर की बात आ गई और फाइनेंशियल कंडीशन की बात आ गई, तो हम कह सकते हैं ये भी मैक्रो। कल्चर जब हमारा स्पेसिफिक आ गया तो कल्चर डेमोग्राफिक का पार्ट, तो ये भी हमारा मैक्रो का पार्ट हो जाएगा। बचा कौन सा, फाइनेंशियल पॉलिसी। अब फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा जो है माइक्रो इन्वायरमेंट वेरिएबल हो जाएगा। बट अगेन कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा सा, आपका क्या कहना है बताना जरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, द स्ट्रेटेजीज ऑफ ए ग्लोबल फर्म आर अफेक्टेड बाय द फ्लोइंग फैक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर से हमारी जो स्ट्रेटेजी है अफेक्ट करती हैं। तो डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट लेबर मिक्स, बिल्कुल। नेक्स्ट है, द लीगल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू अनदर कंट्री। यस, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइमलाइंस एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो ये कोई लिंक नहीं रखता जो हमारी ग्लोबल फर्म को अफेक्ट करे। पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिल्कुल अफेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। चलिए
इसके बाद है एक कंपनी हैज रेज द प्राइस ऑफ इट्स गुड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम CSR एक्टिविटीज। तो कंपनी क्या करती है अपने गुड्स का प्राइस को रेज कर देती है ताकि क्या कर सके, CSR एक्टिविटीज के लिए। आपको पता है कि CSR जो है कंपल्शन है आज के टाइम में कंपनीज के लिए, जिनका टर्नओवर एक मिनिमम लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उनको CSR एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो इसके लिए वो प्राइस को रेज कर दिया, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम रिवर्स रॉबिनहुड इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट है XYZ लिमिटेड इंपोर्ट्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट फ्रॉम जर्मन फॉर सेटिंग अप न्यू प्लांट इन इंडिया, सच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। तो बेसिकली जो मशीनरी है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है हमारा। अब मशीनरी आ रही है तो हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया और कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में हमने उसको पोस्ट कर दिया। ओके ठीक है, ओके बट अगर हम पेमेंट साइड से बात करें तो ये डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट भी आ सकते हैं, क्योंकि पेमेंट हमारे पास से जाएगी और मशीनरी हमारे पास आएगी। तो इसका ऑप्शन बी भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, बट आपको क्या कहना है अगेन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क की कौन सी मेंबर नहीं है, थाईलैंड। तो थाईलैंड सार्क का मेंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कौन सा जो मेथड है हम यूज करते हैं मशीनरी को डेप्रिशिएट करने के लिए, तो हमारा जो है बी, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी, इस मेथड को हम प्रेफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फ्लोइंग रिप्रेजेंट 1 प्लस आर की पावर n वेयर r इज इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका हो जाएगा बी, डेट इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो बट अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाता तो हम किसकी बात करते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट है XYZ एन ऑयल बेस्ड कंपनी विच डजंट हैव एडुकेट वर्किंग कैपिटल, इट फेल्स टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन विच लीड्स टू बैंकरप्सी। तो इसके पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। तो ये कौन सा डिसीजन हो जाएगा, सी, डेट इज लिक्विडिटी डिसीजन। नेक्स्ट है रमेश इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द 3 स्टॉक्स। देखो फ्रेंड्स काफी जो क्वेश्चन है हमें केस स्टडी के देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो अच्छे लेवल का एग्जाम हमें देखने को मिला है। इफ रमेश इज ए स्ट्रिक्ट रिस्क मिनिमाइजर ही वुड चूज दैट स्टॉक। तो अगर मान लो एक रमेश एक पर्सन है, उसको 3 स्टॉक्स चूज करने हैं और वो रिस्क मिनिमाइजर है, मतलब रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो फ्रेंड्स आपको पता है जो बीटा है वो हमारे रिस्क फैक्टर को शो करता है। तो सीधी सी बात है जिसका रिस्क फैक्टर कम होगा, तो बीटा ए स्टॉक में देखिए जो बीटा है वो सबसे कम है, तो इसका मतलब ए में तो वो स्टार्टिंग में तो प्रेफर करेगा कौन सा, ए स्टॉक। एंड इफ इट इज टू बी हेल्ड इन आइसोलेशन एंड स्टॉक डैश इफ हेल्ड एज ए पार्ट ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो अपने आप को वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहता है, इसका मतलब वो रिस्क ले भी सकता है, ज्यादा नहीं ले सकता, नॉर्मल लेवल का ले सकता है। तो फिर हो जाएगा क्या, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर वो चाहता है उसका रिस्क कम आए तो वो लेगा ए स्टॉक को प्रेफर करेगा, लेकिन अगर वो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में पार्ट बनना चाहता है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब उसके पास कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो हाई रिस्की हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं वो कम रिस्की हैं, तो वो नॉर्मल रिटर्न उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेट इज ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड हैज अ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 2.6। तो एबीसी एक कंपनी है जिसके पास जो डेब्ट टू इक्विटी है वो क्या है, 2.6 है, कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री 2.4। तो बताना इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो कंपनी है उसका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो ज्यादा है, क्योंकि कंपनी के पास डेब्ट जो है वो ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू इक्विटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री। होप सो फ्रेंड्स क्लियर हो रहा होगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए। ओके, हालांकि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर भी इसके ऊपर टिक कर रखे हैं तो आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर ए प्रोजेक्ट दैट हैज नॉर्मल कैश फ्लो विद 1 आउटफ्लो फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इनफ्लो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, तो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, द हायर इज द weighted average cost of capital, the lower the calculated NPV will be। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो नेशनल हाउसिंग बैंक, आपको पता है एनएचबी जो है स्टार्टिंग में सब्सिडरी थी किसकी, आरबीआई की, तो बाद में आरबीआई ने इसको टेक ओवर कर लिया, तो अब वो जो है किसके थ्रू, किसने उसको ओन कर लिया, तो आरबीआई ने उसको ओन कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके
चलिए नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू ट्रेजरी बिल्स विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ट्रेजरी बिल्स के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? तो ट्रेजरी बिल्स कैन बी इशूड बाय बिग कॉर्पोरेट हाउसेज। तो सीधी सी बात है, ट्रेजरी बिल्स को इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ही तो करती है। बेसिकली आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बिग कॉर्पोरेट हाउसेज की तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। तो कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंक का? तो इन्वेस्टमेंट बैंक प्राइमरी फंक्शन इज लोन डिस्बर्समेंट। तो लोन डिस्बर्समेंट कोई फंक्शन नहीं है, प्राइमरी फंक्शन तो खासकर नहीं है किसका? इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यही हमारा टिक हम इसको करके आएंगे। चलिए, रिगार्डिंग द मनी मार्केट एक्टिविटीज विच अमंग द फ्लोइंग आर करेक्ट। तो मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, बिल्कुल सही बात है। मैच्योरिटी इन द मार्केट रेंजेस फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर, बिल्कुल। The basic function of money market is to provide efficient liquidity positions. Yes. Money market maturity in this market is above 1 year. नहीं, 1 ईयर से ज़्यादा चले जाओगे तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट बन जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी तीनों करेक्ट है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल थिंग्स हेल्ड कॉन्स्टेंट विच ऑफ द फ्लोइंग वुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश ऑन ए कंपनी बैलेंस शीट। तो कंपनी की बैलेंस शीट में किससे हमारा कैश जो है इंक्रीज होएगा? तो कंपनी जब न्यू शेयर्स इंक्रीज इशू करेगी मार्केट में तो कंपनी के पास कैश आएगा, कैश इंक्रीज होएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज इशू ऑफ न्यू स्टॉक्स बाय द कंपनी। नेक्स्ट है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है? जयश्री रिसेंटली रिपोर्टेड नेट इनकम ऑफ 4,75,000, ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है उसके ऊपर 88,500 का है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020। हाउ मच वाज इट्स नेट कैश फ्लो? तो बताना है उसका कैश फ्लो कितना है, एज्यूमिंग दैट इट हैज नो अमोर्टाइज एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो एज्यूमिंग इट हैज सोल्ड नन ऑफ इट्स फिक्स्ड एसेट्स। तो हमें बताना है बेसिकली उसका जो नेट कैश फ्लो है कितना होएगा। तो नेट कैश फ्लो जितना उसका इनकम है और जितनी उसकी डेप्रिसिएशन उसने चार्ज किया, दोनों को ऐड कर दीजिए, वो हमारा नेट कैश फ्लो हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 5,63,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा हमारे पास। द मैनेजर ऑफ फ्रेश ड्रिंक्स states that he is very concerned with the continuing decline in sales of the company major product and apple juice soda। तो एक मेजर प्रोडक्ट है कंपनी का एप्पल जूस, उसकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन होती जा रही है। द मैनेजर हैज आस्क्ड एन एक्सपर्ट फॉर असिस्टेंट इन फाइंडिंग द रीजन फॉर द सेल डिक्लाइन। तो मैनेजर ने एक एक्सपर्ट्स की हेल्प ली और उसको कहा कि रीजन फाइंड आउट करो कि क्या प्रॉब्लम है जिससे सेल डिक्लाइन हो रही है। द मोस्ट अप्रोप्रिएटली वे टू ब्रिंग विद पे। तो कौन सी रिसर्च बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी? तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमें देखने को मिले, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या रीजन है, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से सेल डाउन हो रही है। ओके, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कह सकते हैं। चलिए, द लोअर वैल्यू ऑफ वेरियंस कैन बी। तो वेरियंस की वैल्यू सबसे कम जो है 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएंस है वो स्क्वायर होता है किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का। और जब स्क्वायर की बात आ जाती है तो स्क्वायर तो कभी भी 0 से उसको नीचे लेके ही नहीं जाएगा। तो वेरिएंस की वैल्यू सबसे लोवेस्ट जो है 0 ही हमें देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कंपनी वुड लाइक टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन सेल एंड सेल रेवेन्यू। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिसर्च? तो ये एग्जाम्पल होता है हमारा कैजुअल रिसर्च का, ठीक है, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इट्स सिग्निफिकेंट इट मीन्स। तो अगर टेस्ट कोई सिग्निफिकेंट है इसका मतलब क्या है? द रिसर्चर कैन जनरलाइज द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी विद ए प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटी। तो उसको उसकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकता है। नेक्स्ट है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट कलेक्टिवली इज कॉल्ड। तो जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उनको अगर हम कलेक्टिव कर लें, कलेक्टिवली उनको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं बी सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है 41। ए रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन ऑन जॉब स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज व्हाइल परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क। शी टुक द सेम ग्रुप ऑफ 120 एम्प्लॉयज फ्रॉम 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, 120 एम्प्लॉयज को क्या करती है? कलेक्ट करती है डाटा को एंड मेजर देयर एनएक्सटी आउट ऑफ 100। द डाटा वॉज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि पैरामेट्रिक टेस्ट को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। विच टेस्ट शुड यूज टू कंपेयर द एनेक्सिटी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। तो बेसिकली यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? वन वे एनोवा टेस्ट को यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, तो वो किसके थ्रू चेयर की जाती है, तो ये की जाती है द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, तो न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट करोगे उसको हम कहेंगे क्या, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विच इज नॉट द मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का कौन सा मेथड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड। ये कोई मेथड नहीं है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, दैट इज टाइप 1 एरर। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, द होल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अदरवाइज इज नोन एज, तो फाइनेंशियल कंट्रोल का जो इंटरनल कंट्रोल है, फाइनेंस तो हमारा इंटरनल पार्ट होता है, तो इसको हम कहेंगे क्या, ए, इंटरनल कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ AR एंड MR, तो फ्रेंड्स इसका रिलेशनशिप वैसे काफी इंपॉर्टेंट होता है, यूजीसी नेट कॉमर्स में बार बार ये क्वेश्चन जो है आस्क किया जाता है, AR और MR का रिलेशनशिप, और सिलेबस में भी अगर आप देखोगे स्पेसिफिक इस रिलेशनशिप को शो कर रखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में माना जाता है। मैंने जो जितने भी कंप्लीटेड वीडियोस हैं उसमें स्पेसिफिक कवर कर रखा है इस टॉपिक को, आप जाकर देख भी सकते हैं। ओके तो ए है व्हेन MR इज ग्रेटर देन AR इंक्रीजेस, बिल्कुल। व्हेन MR इज इक्वल टू AR इज मैक्सिमम। When MR is less than AR falls. AR can be negative, but AR कभी भी नेगेटिव नहीं होता, MR नेगेटिव हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी है, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूजीसी कॉमर्स में भी हमें काफी बार देखने को मिलता है। तो इंडिफरेंस कर्व की एक ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 6 है टोटल वैसे, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो हायर इंडिफरेंस कर्व हमें क्या शो करती है, हायर लेवल की सेटिस्फैक्शन शो करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, एज पर मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस द वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी, तो अगर टैक्सेस नहीं होंगे तो इट विल बी रिमेन सेम टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज, जैसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग वो कैसी होती रहेगी, मतलब उसी के अकॉर्डिंग सेम रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन risk free rate of interest is 7%, beta value is 1.5, market rate of return is 15%, the value of expected rate of return। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना है CAPM का, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड का, ठीक है, जिसमें रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑफ, उसको हम फॉर्मूला लगा के अगर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी, दैट इज 19%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म, तो इसमें से कौन सा जो है प्लेगरिज्म का एक्ट नहीं है, तो बेसिकली जो हमारा डी है वो प्लेगरिज्म का एक्ट नहीं है, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग द कंटेंट विच इज द एक्ट इज नॉट एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म, सो ड्रॉइंग द कंटेंट फ्रॉम अदर्स वर्क विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट, आप मेंशन कर रहे हो स्पेसिफिक, जिसमें हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ठीक है, लास्ट में हम रेफरेंस लिख देते हैं कि हमने किसके लिटरेचर में से हमने ये चीजें देखी हैं, तो ये कोई हमारा प्लेगरिज्म का पार्ट नहीं है। ओके जब आप उसका मेंशन कर रहे हो कि किस में से आपने इसको लिया है डाटा को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच टेस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनोवा व्हेन द assumption ऑफ नॉर्मलिटी एंड होमोजेनिटी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उस टाइम पर हम टेस्ट को यूज करते हैं कौन सा, क्रूशियल वालिस टेस्ट को, एस टेस्ट को बेसिकली हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट कॉमर्स में बार बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, हमें BXY दे रखा है और हमें BYX दे रखा है, तो हमें निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है √BXY इंटू BYX, तो अगर निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी, दैट इज 0.8। नेक्स्ट है अगेन सिंपल क्वेश्चन है 54th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट विच एन एग्जीक्यूटिव कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली नोन एज, तो इसको हम कहते हैं क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और स्पैन ऑफ कंट्रोल भी हम इसको कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन है, एक साइड हमें थ्योरीज दे रखी है, दूसरी साइड उसके ऑथर बता रखे हैं हमें, तो थ्योरीज में अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दे रखी है, पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी दे रखी है, डिफरेंशियल वेज सिस्टम दे रखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दे रखा है। लीस्ट सेकंड में उनके ऑथर दे रखे हैं कौन कौन से, FW टाइलर, विक्टर व्रूम, रॉबर्ट हाउस, जॉर्ज एल्टन मायो, तो इसको अगर हम मैच करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, सी, डेट इज, अगर हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करें तो ये किसने दी थी, विक्टर व्रूम ने, पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी की बात करें तो किसने दी थी, रॉबर्ट हाउस ने, अगर डिफरेंशियल पीस वेज डिसीजन सिस्टम की बात करें तो FW टाइलर, और ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जॉर्ज एल्टन मायो। चलिए
क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो डायरेक्टिंग जो है कोई हमारा ऑपरेटिंग फंक्शन नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। चलिए नेक्स्ट है, ए प्रोसेस इस्टेब्लिश टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्रू नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो इसको हम कहते हैं क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। रिसेंट लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर में ये हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स में भी आ चुका है क्वेश्चन। चलिए उसके बाद हमें मर्जर दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ है। ठीक है, तो सिंडिकेट बैंक की अगर हम बात करें तो ये कैनरा बैंक के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये किसके साथ हो गया था, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। आंध्रा बैंक की बात करें तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और इलाहाबाद बैंक की बात करें तो ये इंडियन बैंक के साथ क्या हो गया था, मर्ज हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मनी मार्केट डजंट डील विद। तो मनी मार्केट से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। तो मनी मार्केट कभी भी शेयर्स से डील नहीं करता, क्योंकि शेयर्स तो हमारा कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, ए डैश मार्केट इज ए क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर क्लोजली रिलेटेड इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स बट आर अवेलेबल नॉर्मली थ्रू मैनी कंपनीज और इंडस्ट्रीज। तो इस मार्केट को कहते हैं क्या, मेटा मार्केट, है ना। चलिए 61 क्वेश्चन है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन को प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर। इसको हम क्या कह देंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसको हम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ए पर्सन बाय गिविंग ए थ्रेट टू कमिट सुसाइड इंड्यूसेस हिज वाइफ एंड सन टू एग्जीक्यूट ए डीड इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर। तो बेसिकली धमकाया डराया जा रहा है, थ्रेट्स किया जा रहा है, फियर क्रिएट किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या, कोर्सन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 63 क्वेश्चन है, ए से टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ एंड विद इन द हियरिंग ऑफ सी डेट ही इज द सीज एजेंट। सी रिमेन मम, तो सी इस पे चुप रहता है, कुछ एक्शंस नहीं लेता। बी सप्लाइड गुड्स टू ए टेकिंग हिम एज सीज एजेंट, सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, दिस इज द केस ऑफ। तो ये बेसिकली एजेंसी ऑफ एस्टोपल है, जिसमें सी जो है कोई एक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उसने कोई एक्शन नहीं करा, हम मान के चलेंगे सी ने हाँ भर दी है, तो ये केस हो जाता है एजेंसी ऑफ एस्टोपल, एजेंसी बाय एस्टोपल। चलिए नेक्स्ट है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर मीन्स। तो काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या होता है। इसका मतलब हम मान के चलेंगे जो बायर है वो बी अवेयर, कुछ भी चीज खरीदने से पहले अवेयर रहे कि वो क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो खुद से चेक कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। नेक्स्ट है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, हमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, एक असर्शन है और एक रीजन है, ठीक है। हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो माइनर बोरोड 10,000 ऑन ए फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन दैट ही वाज ए मेजर। तो माइनर ने क्या करे, 10,000 पे बोरो कर ली, ये दिखाकर कि वो मेजर है। क्रेडिटर स्यू द माइनर एंड रिकवर्ड द मनी। अब देखो माइनर के ऊपर कभी भी क्रेडिटर स्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन आंसर असर्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है रीजन, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ही क्या होता है, वॉइड होता है। ए माइनर इज नॉट लायबल टू रीपे एनी मनी, बिल्कुल एक माइनर को भी जरूरत ही नहीं है उसको रीपे करने की, क्योंकि वो माइनर है, माइनर के ऊपर कोई केस कर ही नहीं सकता। तो सेकंड जो रीजन है वो हमारा ठीक है, जबकि असर्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया पर इसको क्या कर दिया गया, लागू है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो कॉम्पिटिशन एक्ट हैज रिप्लेस द MRTP, बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू बी कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ट्रू। द कमीशन टू कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मिनिमम 2 members and maximum 10 other members, true. The chairman and other full members shall not be full time members, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, तो एक्स ए फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 15, 2016 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो बेसिकली हमें डेज दे रखे हैं 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में। तो अगर आप देखोगे तो इसने जो है 2000 सबसे लास्ट ईयर जो 2020-21 में प्रीवियस ईयर के अंदर ही 75 डेज 80 डेज ही रहा है, जबकि हमारी बेसिक कुछ 2 बेसिक कंडीशन होती है और 2 ही हमारी एडिशनल कंडीशन होती है। अगर उसको क्या करना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है, तो उसको एक बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, सिर्फ एडिशनल कंडीशन ही फुलफिल कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलिए अगेन नेक्स्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा 69 क्वेश्चन।
Professor Suresh Menon received a building as a gift from his father on 1st April 2020. The building was used by his father in his own business. It was acquired by his father for 5 lakh and its fair market value is 6 lakh. तो उसकी fair market value कितनी थी? 6 lakh की. His father has claimed depreciation 2,60,000. तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं तो उस टाइम हम मार्केट वैल्यू को लेकर चलेंगे 6 लाख की, तो उसमें 2,60,000 का सॉरी अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को लेकर चलते हैं, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है. तो उसने लिया कितने का था? 5 लाख का. अब डेप्रिसिएशन उसने दिया किसके हिसाब से होगा? 5 लाख के हिसाब से दिया होगा. 2,60,000 रुपये का उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका है, तो बचा कितने का? 2,40,000 रुपये का. तो हमें बताना है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑन विच द प्रोफेसर सुरेश कैन चार्ज डेप्रिसिएशन. तो वो 2,40,000 के ऊपर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो बताना है कौन सा जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं है. ए, इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेसर एज अ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर एग्जामिनर. बी, डिविडेंड. ये दोनों पार्ट हैं, ठीक है. डिविडेंड भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है और इनकम रिसीव्ड होती है प्रोफेसर को, उसको भी वो हमारा किसका पार्ट है? अदर सोर्सेज का. ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर, ये भी हमारा किसका पार्ट है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का. जबकि इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है. तो सी जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है. स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन दे रखा है. द वैल्यू ऑफ पर रिक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज इक्वल टू द लाइसेंस फीस. स्टेटमेंट सेकंड दे रखी है. द रेंट फ्री रेजिडेंट्स प्रोवाइडेड टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एग्जेम्प्टेड टू टैक्स फ्री. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएंगी? ट्रू हो जाएगी. इसका आंसर हो जाएगा बी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज. तो बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर हम बहुत कंजर्वेटिव नेचर के थे. कंजर्वेटिव, हम खुद में ही डील करते थे, हम फॉरेन पीपल्स को आने नहीं देते थे और ना उनके साथ कुछ ट्रेड करते थे. तो हमारा जो एटीट्यूड था वो फियर का और सस्पिशन का था. चलिए, नेक्स्ट असर्शन रीजन का है. द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी टेंड्स टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड. तो कह रखा है कि अगर इंडिया की जीडीपी बढ़ती है तो इससे क्या होगा? इंडिया का ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा. बिल्कुल, है ना. अगर हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे? ट्रेड भी तो बढ़ाएंगे ग्लोबल दूसरी विदेशों के अदर कंट्रीज के साथ. रीजन दे रखा है एज पर द ग्रेविटी मॉडल थ्योरी. ठीक है, तो ये ग्रेविटी मॉडल थ्योरी फ्रेंड्स इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की है. तो ग्रेविटी मॉडल थ्योरी जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड. तो जीडीपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, मतलब कि जीडीपी के बढ़ने से ट्रेड बढ़ेगा, जबकि जो डिस्टेंस है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा दूर, जो कंट्री हमारे से जितनी ज़्यादा दूर होगी उतना ही कम हम उसके साथ क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे. तो ये पॉइंट भी हमारा ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. डेट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल आया हुआ था. एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, वो जेड को एडमिट करते हैं तो न्यू रेशियो निकालनी थी. उसकी आंसर हो जाएगा बी. डेट इज 3:1. नेक्स्ट है 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 ईच के इशूड एट 120 इफ आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल पे नहीं की गई, इसका मतलब 40 रुपीज उसको नहीं मिले कंपनी को, जबकि उसको मिल कितने चुके थे? उसको मिल गए थे 80 रुपीज, है ना. तो 80 रुपीज मिल चुके थे, तो फॉरफिट वो कितने करेगी? 80 रुपीज को ही फॉरफिट करेगी. तो 80 रुपीज को फॉरफिट करेगी. जस्ट वेट. forfeited for non payment of final call 40, premium 20 is collected as a part of allotment money amount to be credited to share forfeiture. तो बेसिकली प्रीमियम तो उसको रिसीव हो चुका था, तो यहाँ पर पार्ट कितने का आएगा? 60 का आएगा. 100 का हमारा जो कैपिटल थी, पेड अप कैपिटल 100 रुपीज़ की थी, जिसमें से उसको 40 मिल चुके थे, 60 पेंडिंग थे. तो 60 रुपीज़ को क्या कर लिया जाएगा? फॉरफिट कर लिया जाएगा. तो 60 मल्टीप्लाई बाय 500, इसका आंसर आएगा 30,000. हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए, नेक्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स रेवेन्यू टू बी मेजर्ड एट. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीवेबल्स. नेक्स्ट है अल्फा एक्वायर्ड बीटा. अल्फा कंपनी है और बीटा कंपनी है. अल्फा बीटा को एक्वायर्ड करना चाहता है. मार्केट प्राइस दे रखा है बीटा का 20 पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर दे रखा है 5. फॉरेन एक्सचेंजिंग रेशियो 1.5:1. व्हाट वाज द पी रेशियो? फ्रेंड्स देखो, पी रेशियो जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस
पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर यहाँ पे आप पी रेशियो निकालोगे तो 20 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 4 आएगी। 4 हमको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इस पॉइंट पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सचेंज रेशियो दे रखी है, तो एक्सचेंज के अकॉर्डिंग आई डोंट नो कि हम पी रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, जनरली पी तो ऐसी निकलती है कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। इसका आंसर आना चाहिए था 4, बट वो ऑप्शन में नहीं है। बट आपको क्या लगता है प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल 78 क्वेश्चन है, द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन एस्टेब्लिश अंडर। तो जो सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द क्रोनोलॉजी इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो बताना है सबसे पहले किस किस की डेवलपमेंट कैसे हुई है सीक्वेंस के अंदर। तो सबसे पहले डेवलपमेंट हुई थी लॉ ऑफ डिमांड की, फिर आया था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, फिर आया था हमारा लॉ ऑफ इंडिफरेंस, फिर इंडिफरेंस कर्व और फिर रिविल्ड प्रेफरेंस कर्व। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है, कमोडिटी विच इज इंक्रीज्ड हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, one commodity must be decreased while other is increased, commodity which is decreased has higher marginal significance। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डेट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट whereas फर्स्ट इज इनकरेक्ट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग द बिहेवियर ऑफ टीपी। जब हमारा एमपी गिरना स्टार्ट हो जाता है तो टीपी का बिहेवियर कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स जब हमारा एमपी गिरता है तो टीपी हमारा इंक्रीज होता है बट एट द रेट ऑफ डिमिनिशिंग। तो डिमिनिशिंग रेट के साथ वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑन द कंट्रेरी जब हमारा एमपी इंक्रीज होता है तो टीपी इंक्रीज होता है, वो इंक्रीजिंग रेट के साथ ही क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 81 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ पिज्जा इंक्रीजेज बाय 22% एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 25%। तो पिज्जा का प्राइस हमने इंक्रीज करा कितने से, 22% के। प्राइस के इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांड एकदम फॉल होगी कितने से, 25% से। तो दिस इंडिकेट दैट, तो ये हमारा ग्रेटर देन इलास्टिसिटी का होगा, तो इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी। तो हमारा जो डिमांड पिज्जा की कैसी है, वो इलास्टिक है। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड हमारी चेंज होगी, तो कैसी है, इलास्टिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर इज सीन यूजिंग ए न्यू BMW कार, कस्टमर नाउ वांट द सेम कार। तो किसी ने भाई देख लिया सचिन तेंदुलकर को BMW कार चलाते हुए, कस्टमर कहते हैं हमें भी ऐसी कार चाहिए। तो इसका मतलब कस्टमर के टेस्ट में क्या आ रहा है, वो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, चेंज इन द कस्टमर टेस्ट। नेक्स्ट है 84th क्वेश्चन, द बॉन्ड्स डेनोमिनेटेड इन डॉलर्स इशूड बाय नॉन यूएस बैंक इन यूएसए कॉल्ड। तो जो बॉन्ड्स है वो फॉरेन करेंसी में ही इशू किए जा रहे हैं और वो नॉन यूएस बैंक्स के थ्रू इशू किए जा रहे हैं यूएसए के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यंकी बॉन्ड्स। इसका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ए फर्म्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज। तो फर्म्स का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो व्हेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। जब फर्म की जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि जितने भी वो यूज कर रहा है, चाहे डिबेंचर चाहे इक्विटी, इनसे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम आएगी, तभी हम कहेंगे कि जो फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ऑप्टिमम है। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइडेड सेम रिजल्ट व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज। तो बेसिकली जब हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इंडिपेंडेंट होते हैं तब वो कैसी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो सेम रिजल्ट क्या करते हैं, हमको प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल द डिस्काउंट रेट यूज्ड बाय इन्वेस्टर एक्सिबिट इनवर्सनली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद द रिटेंशन रेट। तो रिटेंशन रेट को बेसिकली हम बी से शो करते हैं, तो उसके साथ वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो करते हैं। What will be the marginal cost variance if the actual quantity is 2,80,000, actual rate is 0.90, standard quantity for actual output is 3 lakh and standard rate is 1। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। तो आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा था जबकि एक्चुअल जो कॉस्ट आई है वो कैसे आई है, कम आई है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा थी, एक्चुअल कॉस्ट कम है। तो इसका मतलब जो वेरिएंस है वो पॉजिटिव है और वेरिएंस कितना आएगा आपका 48,000 फेवरेबल वेरिएंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो वो हमारा फेवरेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, प्रोबेबिलिटी में से आया हुआ है। फ्रॉम ए सेट ऑफ 17 कार्ड नंबर्स 1 to 17 हमें नंबर दे रखे हैं। वन इज ड्रॉन एट अ रैंडम, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 और 7। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 7/17। तो 7 ही नंबर ऐसे आएंगे जो डिवाइड होते होंगे 3 और 7 से।
क्वेश्चन नंबर 90 है डैश इज एन अप्रोच टू डील विद कन्फ्लिक्ट in which one party satisfied its desire and objectives at the expense of other party। तो इसको हम कहते हैं क्या, डोमिनेशन। इसका आंसर हो जाएगा 90 का सी। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है द हाथोर्ने स्टडीज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डैश इंसेंटिव्स वर नॉट नेसेसरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फॉर वर्कर्स। तो उन्होंने कहा था जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो इतने मोटिवेशनल पार्ट हमारा फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है rather than viewing one part of the organization as separate from other part, a system approach encourages manager to look for connections between different parts of the organization। तो बेसिकली सिस्टम अप्रोच फोकस ही किस चीज के ऊपर करती है, डिफरेंट पार्ट्स को इंटीग्रेट करने में फोकस करती है। एक पार्ट का, एक सिस्टम का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक करने में फोकस करती है। नेक्स्ट है द HR मैनेजर ऑफ ए कंपनी वांट्स टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू एम्प्लॉय विच ट्रेनिंग मेथड शुड ही यूज। तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ पर वो उसको क्या करनी है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, किसको, एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो पूछ रखा है कौन से मेथड्स को यूज करेगा। तो बेसिकली वो हमारे फिल्म्स, वीडियोस, लेक्चर्स और प्लान रीडिंग्स को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टवेयर्स ERG थ्योरी कोलैप्सिस मैस्लो 5 नीड्स थ्योरी इनटू 3। तो कौन सी थी, ERG मतलब बी हो जाएगा एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट एट एस्टैब्लिश ए सेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस वाज इन USA। तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का था वो USA ने ही क्या किया था, फॉलो किया था। नेक्स्ट है व्रूम येटन जैगो मॉडल हेल्प्स लीडर्स टू डिसाइड हाउ मच एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन शुड बी यूज्ड वाइल मेकिंग डिसीजन। तो डिसीजन लेते हुए कितना एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हमें यूज करना है, ये बताया था हमें व्रूम्स वेक्टन जैगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोन अकाउंट क्लासिफाइड एज NPA मे बी अपग्रेडेड टू स्टैंडर्ड एसेट्स। तो जो पहले NPA हो चुके हैं उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स में, लेकिन कब, ओनली इफ द एंटायर एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स आर पेड बाय द बोरोवर। तभी हो सकता है जब वो सारे के सारे एरियर्स और जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको क्या कर दे, पे कर दे, बैंक्स को वापस कर दे, रिटर्न कर दे, तभी हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग एनेबल फंड ट्रांसफर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी। तो बेसिकली डिजिटल बैंकिंग हमारा किसका रिस्क कम कर देती है, काउंटरफिट करेंसी। काउंटरफिट करेंसी मतलब कि जाली नोट, जैसे कि अगर आप ऑफलाइन वे में कोई करेंसी लेते हैं तो हो सकता है वो फेक मिल जाए, लेकिन डिजिटल वे में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हम फंड्स को ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये काउंटरफिट करेंसी का रिस्क को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, जिसमें आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो उसका कुछ पार्ट तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, कहाँ, मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और कुछ पार्ट को रिजर्व किया जाता है रिस्क को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाता है किसका, पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस का। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन कैटेगराइजिंग एंड रैशनलाइजिंग ऑफ स्कीम्स अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स कौन से होते हैं हमारे। तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हमारे वो होते हैं जिसमें डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 3 मंथ से लेके 6 मंथ के बीच में। तो उसको कहते हैं हम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रही होगी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन से वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए मैंने स्पीड्स को थोड़ा फोकस किया। हालांकि मैं PDF को शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल के अंदर, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीजर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।